मित्रों नमस्कार, मैं राहुल कुमार राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोग इतना याद रखिएगा, हर संडे को जितना पढ़ाया जाएगा उतना महामैराथन कर दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटा आधा घंटे ना करके बल्कि 20 से 25 मिनट के अंदर सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर जितना पढ़ाया रह जाएगा। मित्रों, आप लोग बने रहिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग जो चाहते हैं वो मिलेगा। यहाँ देखेंगे मैं क्या हिंदी व्याकरण टीजीटी पीजीटी यूपी टेट यूपी सेट टेट और एस टेट और यूपीपी और पेट में भी ज़्यादा पूछा जाता है। मित्रों, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या मिलता है, आप देखेंगे यहाँ ध्यान से क्या महामैराथन रिवीजन क्लास चलेगा। मित्रों, तो सबसे पहले अब हम चलते हैं हिंदी की तरफ। यहाँ देखा गया हिंदी 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 का उद्भव, डायरेक्ट चलते हैं मित्रों, उद्भव एवं विकास। यहाँ ध्यान देंगे हो हिंदी का उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास में सबसे पहले आप जानते हैं पहले क्या लिखा जाता है। मान लीजिए संस्कृत हो गया, उसके बाद पाली हो जाता है, उसके बाद प्राकृत हो जाता है, उसके बाद अपभ्रंश हो जाता है। अपभ्रंश होने के बाद आगे लिखा जाता है अवहट्ट। अवहट्ट लिखा जाता है। अवहट्ट लिखने के बाद आप जानते हैं या तो प्राचीन हिंदी कह दीजिए, क्या कहेंगे, प्राचीन हिंदी कह दीजिए, या तो आप कह दीजिए प्रारंभिक, क्या होता है, प्रारंभिक हिंदी। ठीक है मित्रों, लेकिन आप लोग यहाँ तो टीजीटी पीजीटी में ध्यान देंगे। आप लोग अगर यूपी टेट या स्टेट वाले और पेट वाले हैं तो यहीं तक ही ध्यान देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं उद्भव जब पूछ लिया जाए हिंदी का उद्भव किससे हुआ तो आप क्या बताएंगे, संस्कृत बता दीजिएगा। अगर जो आप लोगों का विकास पूछे, विकास क्या बताएंगे, आप भ्रंश बता दीजिएगा। मित्रों, क्या बताएंगे, आप भ्रंश बता दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर जो हिंदी भाषा की जननी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, यहाँ लिख दे हिंदी भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी। मित्रों देखेंगे यहाँ हिंदी भाषा की जननी भी जब पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, आप भ्रंश बता दीजिएगा। और अगर जो हिंदी भाषा की क्या है, हिंदी भाषा की आदि जननी मित्रों, तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ बता दीजिएगा संस्कृत बताएगा। और उसके बाद यहाँ देखेंगे हिंदी की जननी जब भी पूछा जाएगा तो आप अपभ्रंश बताइएगा। हिंदी की जब आदि जननी जब पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, संस्कृत बता दीजिए। उद्भव किससे हुआ, संस्कृत से हुआ है। विकास किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ। आगे हम बढ़ते हैं मित्रों, ये महामैराथन की क्लास है, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम, आप लोगों को बना रहना है। यहाँ उद्भव विकास में हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है हिंदी शब्द कैसे आया, तो आप जानते हैं क्या है, 13वीं सदी में 13वीं सदी में एक आपके कौन आते हैं, औफी महोदय आते हैं। औफी महोदय देखते हैं ये क्या कहते हैं, हिंदी को सबसे पहले क्या कहे हैं, हिंद भी कह दिए हैं मित्रों, हिंद भी कह दिए। फिर उसके बाद 16वीं सदी में कौन आते हैं, 16वीं सदी में आपके आते हैं मोहम्मद जायसी महोदय आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। हम शॉर्टकट में ये भी यही दोहराने का कार्य किए। उसके बाद 17वीं सदी में जब आते हैं तो इसमें भी सूफी कवि आते हैं। सूफी कवि में आपको बताया गया है पिछले क्लास में, कौन है, कुतुबन है, मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं, और उसके बाद मंझन भी हैं और मुल्ला दाऊद भी हैं। इस प्रकार से बहुत से हैं सूफी कवि। अब उसको उन्होंने हिंदी को क्या कहा, हिंदी ना कहकर बल्कि क्या कहा, हिंदू कह दिया। हिंदू कहने के बाद फिर आगे कुछ दिन चलती रही, फिर उसके बाद क्या कह दिया, हिंदी कह दिया। फिर उसके बाद 18वीं सदी में आते हैं। 18वीं सदी में जब देखा गया हिंदी को क्या कहा, अंग्रेज आए, क्या आए, अंग्रेज आए, इन्होंने क्या कह दिया, हिंदुस्तान शब्द दे दिया। क्या दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया, हिंदुस्तान शब्द दे दिया। हिंदुस्तान देने के बाद इतना होने के बाद आगे प्रक्रिया चलती रही, इस प्रकार से हिंदी को अपनाया गया। फिर उसके बाद देख लिया जाए हिंदी दिवस के रूप में जब जाते हैं तो ये 14 सितंबर मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। अगर जो पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, 10 जनवरी बताइएगा। अगर जो पूछ लिया जाए हाई कोर्ट
HSC और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, अंग्रेजी बताएंगे, अंग्रेजी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ तक आप लोग जान लेंगे। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर। आप आगे बताएं, आगे वो पूछा जा रहा है मित्रों। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो हो गया। अगर जो पूछा जाए भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, हिंदी बताइएगा। उसके बाद पूछ लिया जाए आप यूपी के स्पेशल, यूपी की राजभाषा क्या है, तो हिंदी बताइएगा। उसके बाद यूपी के फिर पूछा गया तो उत्तर प्रदेश अर्थात ये उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है, दूसरी राजभाषा, दूसरी राजभाषा। राजभाषा के रूप में जब देखेंगे तो यह उर्दू मिलता है। उर्दू कब अपनाई गई, 1989 में अपनाई गई, दूसरी राजभाषा है मित्रों। आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर जो हिंदी से हिंदी का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होगा, दुष्ट जनों का संहार करने वाले, अर्थ व्याख्यान विवेचन, ठीक है, हिंदू देश का निवासी। फिर यहाँ तक जब हो जाता है मित्रों, क्या है, दूसरी भाषा। फिर उसके बाद देख लिया जाता है हिंदी भाषा को कहाँ रखा गया, अनुच्छेद संविधान में कहाँ रखा गया है, संविधान में पूछा जाता है। अनुच्छेद इसको पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद में पूछा जाता है मित्रों। अनुच्छेद में क्या पूछ लिया जाता है, ये पूछा जाता है 343 से 351 तक है। और यहाँ पर देख लीजिए अनुसूची जब पूछ ली जाती है, अनुसूची, अनुसूची कितने में है, 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद यहाँ जब भाग पूछ लिया जाता है, भाग मित्रों, भाग तो क्या है, 17वीं भाग में 17वां भाग है। यहाँ कितने कितने अनुच्छेद मिलते हैं ये भी पूछा गया, तो 9 अनुच्छेद मिलते हैं मित्रों। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, बस इतने पूछा जाता है और कुछ नहीं इसमें पूछा जाता है ऊपरी सतह में। अगर देखा जाए हिंदी भाषा जो 17वीं भाग 17 में है, वो सबसे पहले भाग 14 में था, 14 के ए में था। फिर आगे हम चलते हैं कहाँ से, वर्णमाला चलते हैं। वर्णमाला आप ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ से बहुत पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के क्या है, व्यवस्थित समूह को। क्या यहाँ देखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित, यहाँ तक यही पर पूछता है बस इतने। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, व्यवस्थित समूह को। यहाँ ध्यान देंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर कैसे कैसे होते हैं आप जान जाते हैं, आप जानेंगे आ ई उ, ठीक है। उसके बाद री होने के बाद क्या होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, उसके बाद औ होता है, उसके बाद अंग होता है, उसके बाद आहा। अर्थात यहाँ से लेकर ये सब यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, अर्थात ये 11वां स्वर। अर्थात ये स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, यही पूछा जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। जब कुल व्यंजन पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे, 39 लगाइएगा मित्रों। अब ये कैसे कैसे होते हैं आपको आगे बताया जाएगा, अब देख लीजिएगा कैसे होते हैं मित्रों। थोड़ा मुख पूछ लें। यहाँ देखेंगे मित्रों, धन्यवाद आप लोग इतना समय तक बने रहें। यहाँ देखेंगे स्वर इतने होते हैं, व्यंजन इतने होते हैं, उसके बाद कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे स्वर देखेंगे मित्रों। आगे चल बताया जाएगा, आगे चलकर क्या बताया जाएगा वो भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम 11 स्वरों को देख लेते हैं कैसे कैसे बांटा गया है। स्वर के भेद अगर जो देखा जाए तो क्या मिलता है, स्वर के भेद में आप जानते हैं 3 स्वर मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या मिलता है, दीर्घ स्वर। तीसरा क्या मिलता है, प्लुत स्वर। ये आप जानेंगे प्लुत स्वर को, इसको एक मात्रिक कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, और इसी को मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ देख लेते हैं, इसका बाद दीर्घ हो जाता है, दीर्घ को भी द्विमात्रिक कहते हैं। यहाँ क्या होता है, दीर्घ वर्ण लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ लिखेंगे क्या, ए लिखेंगे, यहाँ आई लिखेंगे, वो उसके बाद और ये सब लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद प्लुत शब्द देखेंगे
तो एक शब्द मिलता है ओम। या इसको क्या है, झगड़ों में भी प्रयोग किया जाता है। झगड़ों में प्रयोग होने के बाद ये क्या है, नाटक या संवाद में प्रयोग होता है। नाटक या संवाद में प्रयोग होता है मित्रों क्या, वो प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और स्वर देख लिया जाता है यहाँ दीर्घ में, दीर्घ री भी होती है मित्रों, लेकिन आप जो है भोलानाथ तिवारी जो है री को स्वर नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ठीक। फिर यहाँ देख लिया जाता है, क्या देखा जाता है, स्वर के भेद तो 3 मिल गए हैं। फिर उसके बाद देख लिया जाता है स्वरों का वर्गीकरण। क्या है, स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, वर्गीकरण चल रहा है कि नहीं, नेट चल रहा मित्रों। 10 मिनट अभी हुए हैं, अभी देख लीजिए। मोबाइल में देखने गए थे मित्रों। स्वरों का वर्गीकरण जब देख लिया गया है, पहला क्या है, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर मित्रों क्या है, जिह्वा के आधार पर, अर्थात 3 वर्गों में बांटा गया है। ये दूसरा, ये तीसरा, जिह्वा के आधार पर। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखेंगे मुख खुलने एवं बंद होने के आधार, मुख खुलने एवं बंद होने के आधार पर, ये क्या है, ओष्ठ गोलाकार के आधार पर, ओष्ठ गोलाकार के आधार पर मित्रों यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। क्या है, ओष्ठ गोलाकार के आधार पर। इसको पहले देखें, जीवा के आधार पर पहला क्या होता है, आप जानते हैं अग्रस्वर होता है, अग्रस्वर। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या होता है, पश्च स्वर होता है। पश्च स्वर होने के बाद तीसरा क्या होता है, मध्य स्वर होता है। अग्रस्वर में देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं, ह्रस्व ई आता है, दीर्घ ई आता है, ए आता है, उसके बाद आई आता है। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर तो ह्रस्व आ जाएगा। यहाँ पर जो इतने वर्ण हो गए 11 वर्णों में से अब जो बच रहा है उसी को लिखेंगे, अर्थात दीर्घ आ बच रहा है। उसके बाद क्या, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, उसके बाद ओ बचा, उसके बाद और बचा। भोलानाथ तिवारी जो है आपके री नहीं मानते, लेकिन हम री को लिखेंगे, यहाँ दर्शाएंगे। इतना हो जाता है किसके आधार पर, जीवा के आधार पर मित्रों। आगे मिटा दिया जाए इसको। अब मुख को खुलने एवं बंद होने के आधार पर देख लीजिएगा। मुख खुलने एवं बंद होने के आधार पर मुख को खुलने एवं बंद होने के आधार पर पहला क्या होता है, समृद्ध होता है। दूसरा क्या होता है, अर्ध समृद्ध होता है, अर्ध समृद्ध होता है। तीसरा क्या होता है मित्रों, देखेंगे। इसके बाद विवृत होता है। विवृत होने के बाद आप जानते हैं चौथा क्या होता है, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत मित्रों देखेंगे, यहाँ देखेंगे क्या होता है, अर्ध विवृत। अब इसमें समृद्ध में क्या आता है, दीर्घ ई आता है, दीर्घ ऊ आता है। यहाँ क्या होता है, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, इसी का मतलब छोटा रूप हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे दीर्घ आ होता है, इसके बाद क्या होता है, औ होता है, उसके बाद आई होता है। यहाँ देखेंगे इसी का आधा क्या होता है, आ होता है, उसके बाद ओ होता है, उसके बाद मान लीजिए ए होता है। इन तीनों वर्णों की संख्या हो जाती है, ठीक। आप देखेंगे 3 ए हो गए, 3 6 6 4 10। एक आपका री जो है, री को भी नहीं माना गया भोलानाथ तिवारी के अनुसार, लेकिन हम आगे जो रखते हैं तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, अर्ध विपरीत के अनुसार। अब आगे मिलते हैं मित्रों, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आगे हम बढ़ जाते हैं। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ओष्ठ गोलाकार के आधार पर जब देखा गया, इसको एक पहला भाग देखेंगे। पहला क्या होता है अब जानेंगे आप लोग, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार। इसी में दूसरा लिखेंगे अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार देखेंगे। एक और तीसरा होता है उदासीन। क्या होता है, उदासीन भी होता है। यहाँ देखेंगे, जब आप क्या देखेंगे, वृत्ताकार में देखेंगे मित्रों, वृत्ताकार में देखेंगे ह्रस्व ऊ आता है, दीर्घ ऊ आता है, ओ आता है, उसके बाद औ आता है। अब क्या क्या बच रहा है, ह्रस्व आ बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है, दीर्घ आ, उसके बाद क्या बच रहा है, ए, उसके बाद मान लीजिए ए के बाद क्या बच रहा है, आई बच रहा है। यहाँ देख लेंगे ह्रस्व ई बच रहा है, दीर्घ ई बच रहा है, इसी में री बच रहा है, लेकिन भोलानाथ तिवारी नहीं मानते हैं। यहाँ ह्रस्व आ जाता है उदासीन के रूप में। मित्रों इस प्रकार से क्या होता है, स्वरों का वर्गीकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ज़्यादा हम समय नहीं व्यतीत करेंगे और देखेंगे यहाँ व्यंजन के भेद कितने मिलते हैं,
तो 3 मिलते हैं। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या होता है? उस अंतस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या इसी को क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। यहाँ देखेंगे इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अर्थात का वर्ग, अर्थात अर्थात कहाँ तक आएंगे? पवर्ग तक। अर्थात कहाँ तक? का वर्ग, चवर्ग, का चा टा ता पा, बस इतना हम कह देंगे, का चा टा ता पा। अर्थात यह कटप्पा जो कह दिया गया है, कटप्पा अर्थात कचटप्पा कह दिया गया है, इसको आप जानेंगे। इसी को क्या कहते हैं? कुचुटु तु पु, अर्थात कुचुटु तु पु, कुचुटु तु पु कह दिया गया है। अर्थात जान जाएंगे आप लोग 25 के 25 वर्ण आ जाते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। तो 5 वर्ग में 25 वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। बहुत बार पूछा गया मित्रों। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। तो आप जानते हैं या, वा, रा, ला। आप जानते हैं ये जो है देवकी। यहाँ देखेंगे, हाँ यहाँ देखेंगे क्या है? देवकी नंदन, नंदन जी जो है या वा को क्या मानते हैं? अर्ध स्वर मानते हैं मित्रों, अर्ध स्वर मानते हैं देवकी नंदन जी। आगे हम बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन इस प्रकार से 4 होता है। या, वा, रा, ला। उसमें असंघर्षी व्यंजन, उसमें असंघर्षी व्यंजन को जब देखा जाता है तो इसमें क्या क्या मिलता है? आप जानते हैं सा मिलता है, सा मिलता है, सा मिलता है, उसके बाद हा मिलता है। ये चारों वर्ण मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा तुरंत तुरंत। फिर यहाँ देखते हैं जब वहाँ स्वरों का वर्गीकरण होगा तो यहाँ तो व्यंजनों का वर्गीकरण होगा। क्या होगा? व्यंजनों का वर्गीकरण होगा। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे क्या? घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। और घोषत्व के आधार पर जब हम चलते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे मित्रों। सबसे पहले क्या मिलता है? आघोष वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? आघोष वर्ण मिलता है। आघोष वर्ण देखा जाता है वर्गों का पहला और दूसरा होता है, प्लस क्या होता है? यण होता है। पहला दूसरा मतलब देखते हैं, उसके बाद यण होता है। यहाँ विशेष ध्यान देंगे। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं सघोष वर्ण, सघोष वर्ण मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाता है? 345 प्लस क्या मिल जाता है? सल मिल जाता है। ठीक, 345। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या होता है? प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर मित्रों यहाँ ध्यान देंगे। प्राण तत्व के आधार पर क्या होता है? अल्प प्राण होता है। दूसरा क्या होता है? महाप्राण। क्या होता है? महाप्राण मित्रों यहाँ ध्यान देंगे। महाप्राण। अल्प प्राण में जब देखते हैं तो इसको 135 प्लस यण कह दिया जाता है। इसमें जो बच रहा है 24 प्लस सल कह दिया जाता है मित्रों। यहाँ तक विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपके मिलते हैं। फिर इसी में देख लिया जाता है। सल होने के बाद यहाँ देखेंगे, आगे बढ़ दिया जाए, बढ़ा जाए, तुरंत बढ़ना है। हम ज़्यादा यहाँ सब नहीं दर्शा रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा जितना हम पढ़ाए हैं। पिछले क्लास में भी पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। अब यहाँ फिर देखेंगे कुछ ऐसे व्यंजन हैं। व्यंजन मतलब यहाँ देखेंगे आगत व्यंजन, आगत व्यंजन भी होते हैं। आगत व्यंजन अगर जो पूछा जाए कितने हैं तो 2 हैं, जा और फा। उसके बाद देखते हैं राजा। क्या कहते हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद में 5 माने हैं। कौन माने हैं? जा को माने हैं, फा को माने हैं, उसके बाद का को माने हैं, खा को माने हैं, गा को माने हैं। ये आपका अरबी फारसी शब्द है। क्या शब्द है? इसी को कहा जाता है क्या? अरबी फारसी शब्द। आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अरबी फारसी शब्द इसी को ही कहा जाता है। फिर उसके बाद देख लिया जाता है, इसको क्या देखा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन को भी क्या कहा जाता है? नव विकसित व्यंजन। क्या कहा जाता है? नव विकसित व्यंजन। नव विकसित व्यंजन को क्या कहा जाता है? ताड़न जाति व्यंजन, ताड़न जाति व्यंजन। इसको देख लीजिए क्या नाम है इसका? इसका नाम है यहाँ ढा। ठीक है, पहाड़ ढा, उसको ढा पहाड़। ठीक है, पढ़ाई पढ़ा पहाड़। इस प्रकार से मिल जाते हैं। उसके बाद पूछ लिया जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन को ध्यान देंगे। पार्श्विक व्यंजन को क्या कहते हैं? ला कहते हैं। उसके बाद लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन को क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन।
क्या कहा जाता है? प्रकल्पित व्यंजन को रा कह दिया जाता है। यहाँ कह दिया जाता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन को क्या कहा जाता है? वा कह दिया जाता है मित्रों, वा कह दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से आपका खत्म हो जाता है क्या है, जितने भी रिवीजन क्लास है मित्रों। आप लोगों को यहाँ इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ दंतोष्ठ ये बहुत बार पूछा गया है। इतना पूछने के बाद ठीक है, आपका यहीं पर क्या कर दिया जाता है, आज क्लास इसी पर समाप्त कर दिया जाता है मित्रों। लेकिन एक और बचा है, लेकिन उसको हम कल बता देंगे। अगर हम आप लोग व्याख्यान ही सुनना चाहते सुन लीजिए। उच्चारण स्थान अभी पढ़ाया गया सैटरडे को ही। उच्चारण स्थान में क्या देखेंगे कि अको विसर्जनीय नाम कंठा इचुसा नाम तालु ऋटवसाणाम मूर्धा लिट लसानाम दंता उपू पद्मानिया नाम ओष्ठो जीवा मूलस जीवा मूलम। और उसके बाद फिर देखा जाता है नासिका अनुस्वार से मंगलना नाम नासिका चाय ए दैतो कंठ तालु ओ दैतो कंठोष्ठम। इस प्रकार से उच्चारण स्थानों का स्थान 11 मिलते हैं, लेकिन यद्यपि आप 8 ही कहेंगे। ठीक, धन्यवाद मित्रों। अगर जो आप लोगों को मैराथन क्लास अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आप लोग संडे को प्रतिदिन जितना पढ़ाया जाएगा उतना क्लास मिलता रहेगा महामैराथन के रूप में। और सुबह 7 बजे संस्कृत का क्लास मिलेगा आपका टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से, और यूपी टेट के भी दृष्टि से, सी टेट की दृष्टि से। अगर जो आप लोग शाम को भी चाहते हैं हिंदी का क्लास, तो शाम को हिंदी का क्लास दिया जाता है। उसमें भी टीजीटी पीजीटी स्टेट, और यहाँ पर लिख दिया गया है मित्रों यूपी टेट और पेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी। आप लोगों को धन्यवाद। इसी पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।